क्या रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है? रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है। क्या अब आपकी और रजब की दोस्ती खत्म हो गई? देखें जी, रजब की और मेरी दोस्ती जो है ना वो अब नहीं रही। रजब भट्ट ने हाँ, पिछले दिनों सादिया बलूच के साथ जो एक ब्लॉग डाला, सादिया बलोच को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो बलोच है या नहीं। रजब भट्ट को क्या जरूरत थी उसे बुलाना? देखें, रजब भट्ट ने उसको बुला के कोई गलती नहीं की। वो आपको पता था कि मेरा दोस्त जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है? आजकल हर बंदे की रिलेशनशिप्स और अफेयर्स होते हैं। अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, आपको लगता है कौन आएगा? रजब मेरे साथ खड़ा होगा। तो जो रजब के ऑपोजिट लड़ रही है आयशा जट, उसके वकील के साथ आपकी क्या कम्युनिकेशन चल रही होती है? देखें, जो अपना फयाज रामे है वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। आपके बारे में क्लेम करते हैं कि आप उन्हें रजब की तरफ से पैसे ऑफर करते अगर रिया फयाज रामे को कोई पैसे ऑफर किए हों तो वो लोगों को दिखाए। हैं। मिस्टर पतलू, रजब की सुलह करवाने में भी आपका किरदार देखा। हाँ बिल्कुल। आप दोस्त हैं मिस्टर पतलू के? अब मेरा उससे अच्छी सलाम तो है जब रजब की उससे लड़ाई हुई आपने भी पतलू को छोड़ दिया था? कि अगर मेरा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, सोशल मीडिया की लाइफ को कैसे देखते हैं? मतलब क्या ये हकीकत है? सोशल मीडिया पे मोस्टली आपकी लाइफ जो होती है ना वो फेक होती है। कंवल और जुल्करनैन ने भी कहा एक बार कि रजब के पास जो दोस्त हैं वो बेगैरत हैं। लगाने को तो मैं भी शुगर लगा सकता हूँ कि कबल आंटी। दोस्तियों में किस्मत बड़ी खराब है, नहीं, क्या वजह दोस्तियों है? की तो मिसालें हैं मेरी। टैक्स वगैरह पे करते हैं, टैक्स रिटर्न्स? देखिए, मेरी जितनी भी टैक्स रिटर्न ना वो यूके में होती है। दिलेरी किसे कहते हैं? दिलेरी ये होती है कि आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त होए, आप अपने दोस्त के साथ डर के खड़े हो जाओ। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेरा फिरोज खान था। दोस्त चाहे आपके साथ साथ दे या ना दे, मेरा साथ दे ना दे, मैं ऐसा ही हूँ कि मैंने दोस्त के साथ खड़ी है। अगर नानी को कंटेंट में से निकाल दिया जाए तो फिर क्या नानी content तो है? 4 साल पहले कंटेंट से निकल गई थी। और लोग ये भी कहते हैं कि आईफोन जो है वो आईफोन नहीं होते, डमी होती है। देखिए, आज तक मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आईफोन डमी होता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ आप? नहीं यार, अल्लाह की कसम आज तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुई किसी को। टिकटॉक लाइव तहजीब के दायरे में होता है वैसे? नहीं, आजकल नहीं रहा। पर्चे होना और इदारों की गिरफ्त में आना आपके लिए फख्र की बात है? गलत है, नहीं होना चाहिए। खवातीन को हरासा करना? मैंने ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ सुना है, ना मेरे बारे में लोगों ने कभी ऐसा कहा है। ईमान को शादी का प्रपोजल दिया? अगर मैं ऐसे कह दूं कि ईमान, तो ये सेंस नहीं बनती। हर दोस्त की बीवी आपके साथ बड़ी कंफर्टेबल होती है। ये आपके खून में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट टाइम नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज आपके लिए लेके आई हूं कैसे गेस्ट जो इस वक्त मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार हैं, बल्कि इस वक्त नहीं, अक्सर ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं और सोशल मीडिया पे धूम मचाए रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम नानीवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत ठीक बहुत हैं? वेलकम। थैंक यू जी। आपने बस देख लें, मैंने आप कल आना था लेकिन आपने कहा कि जी जाती है, मैं फिर आज भागा हुआ आया हूँ आपके पास। नहीं, वैसे आप ने बड़ा इंतजार भी करवाया टीम को और देखिए, मैंने तो उनको कहा था कि पॉडकास्ट मैंने आपको देना है, हाँ। क्योंकि आपने जो है ना वो डिस्कशन बड़ी करनी है आजकल के, कभी डकी सिम रिलेटेड, कभी किसी सिम रिलेटेड, तो मैंने कहा फिर आपसे ही जो है ना वो फेस टू फेस बात हो। अच्छा नदीम, सबसे पहले ये बताइए कि ये ख्याल कैसे आया कि नानी के साथ कंटेंट बनाऊं और फिर वो कंटेंट जो है वो वायरल भी होगा, फेमस भी होगा? नानी कैसे जहन में आई आप? असल में मैं यूके में होता था, तो मेरा कोई टिकटॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं अपना बिजनेस करता था लंदन में। तो जब मैं पाकिस्तान आया ना, जब मुझे वहाँ की आईएलआर मिला, जो यूके में लोग रहते हैं तो उनको पता है कि आईएलआर क्या होता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने पहली गाड़ी ली सिविक। लेकिन मैं वो वाहिद बंदा था, जब मैंने गाड़ी ली थी तब लोगों के पास ज़्यादा बाइक्स होती थी, जितने भी जो आजकल सोशल मीडिया पे अच्छा। शोशे मारे होते हैं ना। तो इन्होंने तो बहुत बाद में देखा पैसा। हमने तो माशाल्लाह, आपको पता है कि 2020 से पहले हमारे पास पैसा था और हम लोगों को दुबई के टिप्स लगाया करते थे, टिप्स पे लेके जाया करते थे, वहाँ पे लाखों पैसा लगाया करते थे दोस्तों पे, यारों पे। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने ऐसी अपनी नानी को कहा कि आओ लाहौर चलते हैं, तो मैं आपको पिज़्ज़ा खिला के लाता हूँ। अच्छा। तो मैं नानी को लाहौर ले गया। तो मैंने बस वो नानी को मैंने सीट बेल्ट लगाया, तो नानी ने आगे से वो ही अपनी जो नेचुरल कम्युनिकेशन है वो की कि इस सीट बेल्ट को उतार दो, ऐ ते ਉਹ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने। तो नानी ने अपनी वो नेचुरल कम्युनिकेशन की, मेरी सिस्टर ने उसको रिकॉर्ड किया, तो वो वैसे ही मैंने टिकटॉक पे लगा दी, तो वो वीडियो वायरल होगी। तो जब मेरी वीडियो वायरल होगी तो मैंने देखा कि लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, तो ऐसे ही मैंने सिर्फ नानी की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अगर नानी को कंटेंट में से निकाल दिया जाए तो फिर क्या नानी content तो है? 4 साल पहले कंटेंट से निकल गई थी। हाँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी
2 ढाई साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो बस नानी के बिना भी आज हम कायम हैं। देख लें, आज नानी वाला कहते ज़रूर हैं, लेकिन हम आज भी कायम हैं। लेकिन बना के तो वही गई हैं आपका ये नाम देखें और फेम। हर इंसान के बनने की कोई ना कोई वजह होती है। जी। तो मैं ये कहूँ कि मेरी नानी मेरी वजह नहीं, तो ये गलत होगा। नानी ने मुझे बिल्कुल, नानी मुझसे बड़ा प्यार करती थी। मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, अपने फैमिली के साथ नहीं रहा, क्योंकि मेरी जो मामू थे उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो मेरी जो नानी थी वो भी अकेली होती थी, वो छोटे मामू के साथ रहती थी, तो वो मुझे अपने साथ ले गई थी। तो कुछ मैं फिर बचपन से उनके साथ ही रहा हूँ सारी उम्र। तो नानी के साथ मेरा बड़ा प्यार था, नाना नानी के साथ मेरा सबसे ज़्यादा जो प्यार था वो नाना नानी के साथ था। अच्छा। तो ऐसे ही बस वो टाइम गुजरा नानी के साथ, बस ऐसे ही शुगल मिला ऐसी एक सोशल मीडिया के कंटेंट में डेवलप हो गया। फिर नानी को पता था कि हम वीडियोस नहीं, बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालता है? नहीं, नानी को आज तक भी नहीं पता चला कि मैं क्या बनाता हूँ और इसकी ये क्या होता है। वो तो कहती थी ये मगरों ला टिक टोक पता नहीं की करता रहना, तो उनको तो पता ही नहीं था कुछ। वो माशाल्लाह एक, ये पता था कि वीडियो बनती है? वो तो बड़ा गुस्सा करती थी उनको। वो तो हम चोरी से वीडियो बनाते थे उसकी, हाँ। नानी की ज़बरदस्ती। सम टाइम तो वो नहीं थी बनाने देती, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को कहता था कि खुदा वास्ते इन्हू नानी नू कह दो यार, दे दे 2 मिनट मैनू। वो फिर नानी को चसूड़े लगाती हैं कि चल वे तेरा दोतरा है, कर ले 1 मिनट, कर ले एक्टिंग 1 मिनट। नानी कहती थोड़ी ऐसी की तैसी। वो बस ऐसे धक्कम धक्के से ऐसी वो शुगल जो है ना। फिर उसके बाद कंटेंट का जब नानी के जाने के बाद फिर क्या सोचा कि अभी कुछ से नहीं कैसे बनना, आगे लेके बस चलूंगा? नानी फिर मुख्तलिफ दोस्तियां आपकी सोशल बस मीडिया वो पे नजर आने लग स्लोली गई। अपना जो टाइम टू टाइम आपको चीज़ें को चेंज करना पड़ता है। तो नानी की अपना मेमोरी का लॉस होना शुरू हो गई थी, तो वो बोलना शुरू हो गई थी। एक टाइम आ गया था, वो तो उन्होंने मुझे भी नहीं थी पहचानती, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान को नहीं भूल पाई, मेरी माँ को। मेरी माँ से उनका बड़ा प्यार था, तो वो बस आखिरी दम तक वो जो है ना, वो मेरी माँ से ही वो बात करती थी, और उसके अलावा उनको कोई नहीं था पता कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। उनको सब कुछ भूल गई थी। तो बस ऐसे वो जब उनको थोड़ी ये मसला बना, तो उसके बाद मैंने उनको वीडियो से आउट करना शुरू कर दिया। और फिर खुद क्या कंटेंट बनाने लग फिर गए? खुद उसके बाद अपना मैंने डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स क्रिएट किए सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने लोगों को दुबई के ट्रिप्स दिए, लोगों को आईफोन्स कमिट किए, आईफोन के चैलेंजेस क्रिएट किए, लोगों को आईफोन्स दिए। इस तरह से करता करता मैं बस ऐसे ही मेरी एक कंटेंट जो है वो डेवलप होता गया। वाकई दिए या सिर्फ सोशल देखिए, मीडिया ये का? तो पूरी पाकिस्तानी जितने भी हमारे पाकिस्तान में रहते हैं लोग या बाहर रहते हैं, उनको पता है कि एक नदीम मुबारक है जो आईफोन देता है। बाकी तो मेरे बाद जितने लोग हैं वो सारा ड्रामा करते हैं आईफोन्स का, कि हम ये कर दो वो कर दो, सारा ड्रामेटिक और नौसरबाजी होती है। मैं तो अभी आपको पता है कुछ दिन पहले भी, ये 3-4 दिन पहले 14 ऑगस्ट में गया था, मैंने तो वहाँ पे भी लाइव फ़ोन दिया है। मैंने वहाँ पे, हालांकि मेरा कोई जाना नहीं था, मैं ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे गया क्योंकि मैंने आईफोन कमिट किया हुआ था कि भाई मैं आऊँगा, मैं आईफोन दूंगा, और वहाँ पे मैं गया, मैंने आईफोन दिया। और लोग ये भी कहते हैं कि आईफोन जो है वो आईफोन नहीं होते, डमी होती है। देखिए, आज तक मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आईफोन डमी होता है। जब इवन जो लेटेस्ट मैंने आईफोन दिया 14 ऑगस्ट को, तो वहाँ पे वो रेहान भाई ने सबके सामने वो उनके नाम डाले थे, तो हमने वो ईमान भाभी ने वो पिक किया नाम, तो बस उसके बाद हम जो स्टेज पे आए और हमने उसको दे दिया। अच्छा, अब इसी इंसिडेंट से या इसी वाकये से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने इतनी कंट्रोवर्सीज देखी कि जो एक तरफ रजब आपका बहुत करीबी दोस्त, दूसरी तरफ ऑन और ईमान जो इस वक्त उसकी करंटली सबसे ज़्यादा ओपोनेंट पार्टीज़ हैं। इवन कि हमने सुना रजब ने कहा जो 2 दरवाजे रखेगा वो मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। अब आप ऑन के साथ इतनी खुशगपियाँ लगा रहे थे, ईमान के साथ तो लोगों ने बहुत ही स्कैंडल बनाए हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या अब आपकी और रजब की दोस्ती ख़त्म हो गई? बिल्कुल, देखिए जी, रजब की और मेरी दोस्ती जो है ना वो अब नहीं रही, अब वो ख़त्म हो गई है। हम जितने हम अच्छे दोस्त थे और जितना हमने टाइम अपना इकट्ठा स्पेंड किया, मुझे तो उम्मीद थी कि हम मरते दम तक साथ हैं। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं, ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग इस तरह से समझते हैं कि मेरी और रजब की दोस्ती ख़त्म हो गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात ये बताऊँ कि रजब की जो रेड लाइन है ना, वो जो उसने खींची हुई है कि जहाँ मैंने नहीं जाना वहाँ मेरे दोस्तों ने नहीं जाना। देखिए, आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ दोस्त होते हैं, कुछ आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपकी बीवी, आपकी माएँ, आपकी बहनें, फिर आपकी ज़िंदगी में आपके भाई भी होते हैं। हाँ। तो जो आपकी लाइन्स होती हैं ना, वो आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि यार मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं जाएँगे और मेरे बिज़नेस पार्टनर यहाँ पे नहीं जाएँगे। लेकिन वो जो लाइन्स होती हैं वो आपकी फैमिलीज़ और आपके भाइयों के लिए नहीं होती। मतलब वो आपके लिए नहीं थी लाइन? वो मेरे लिए रजब की कोई भी लाइन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो लाइन हम दोनों ने खींचनी है ना, वो हमने बताना है कि भाई हमने ये लाइन खींचनी है। जैसे अपना मेरी रजब से तो दोस्ती जब दूसरी-तीसरी बार मैं मिला था तभी हमारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो भी अकेला था और मैं भी अकेला था, और हमने एक दूसरे को जाना, पहचाना, और हमें एक दूसरे के अंदर हम जब से हम मिले, उसके बाद जब हम लंदन चले गए, वो 6 महीने जो हमने साथ बिताए,
उसके बाद हम दोस्त नहीं रहे, हम तो भाई हैं। लेकिन रजब अकेला तो नहीं था, उसके तो बड़े पुराने पुराने दोस्त हैं उसके साथ। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि बट के जो पुराने पुराने दोस्त हैं ना, उन्होंने उसके साथ भी वो टाइम स्पेंड नहीं किया जो हमने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है? तो इवन जब वो लंदन में था, सम टाइम जब वो बहुत एंग्जाइटी डिप्रेशन में चला जाता था कुछ लम्हों के लिए, तो फिर उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, फिर हम एक दूसरे को गले लगाते थे, फिर मैं उसको कहता था कि सम टाइम मैं अपसेट होता था, वो मुझे गले लगाता था। तो हमने एक दूसरा हमें हमारी हमारी ऐसी यादें हैं, हमने एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया कि हम मरते दम तक ना कभी ऐसा सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे या जाएंगे, और ना ही ऐसा इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई दिन आएगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे। लोग कहते हैं कि आपने जो है वो ईमान को शादी का प्रपोजल दिया है। देखें ये तो लोग एआई पे वीडियोस बनाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है ऐसी वीडियोस देख के कि अपना देखें, दोस्त की बीवी आपकी मेरी नज़र में वो एक बहन नहीं बल्कि एक माँ समा होती है, ठीक है? तो उसको इज्जत देना, उसका एहतराम करना आपके खून में होना चाहिए। ऐसी नज़र रखना तो नज़र सोचना भी लानत है, मेरा ये मानना है। तो लोग ऐसी वीडियोस लगाते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि अभी रजब और ईमान की फाइनल डिवोर्स नहीं हुई। तो मैं हमेशा उनको एहतराम से ही पुकारूंगा, ईमान भाभी। अगर मैं ऐसे कह दूं कि ईमान, तो ये सेंस नहीं बनती। अच्छा, तो और ऑन के साथ भी आप बड़ा अच्छे तरीके से डील कर रहे थे, बड़ी अच्छी वीडियोस खुश अखलाकी से मिल रहे हैं, खुश गपियां लग रही हैं, तो ऑन तो असल फसाद की जड़ कहा जाता है उनके रिलेशन में। मेरी जितनी भी ईमान भाभी से मीटिंग्स हुई हैं ना, जितनी भी उनके साथ अच्छी है बॉन्डिंग्स एज ए ब्रदर एंड सिस्टर, तो अब मैंने कई दफ़ा ईमान भाभी को भी ये कहा कि आप ऑन को कहेंगे थोड़ा डाउन करें अपने आप को, तो वो लेकिन उसका जो रिएक्शंस हैं ऑन के टुवार्ड्स रजब, ठीक है, वो चलते रहते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो रुकती नहीं। अच्छा, ऐसा क्या कुलिया है आपके पास कि आपके हर दोस्त की बीवी आपके साथ बड़ी कंफर्टेबल होती है? ईमान भी, और अरूब के बारे में भी आपने कहा कि जब डकी पे हार्ड टाइम था तो वो आप काफ़ी उसके साथ कम्युनिकेट करते थे, तो ये दोस्तों की बीवियों के साथ इतने अच्छे कैसे बन जाती है आपकी? देखें, ये आपके खून में होता है। ये लोग देख के आपको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा बंदा है, ये ख़ानदानी बंदा है, ये तरबियत वाला है। अच्छा, मैंने डकी का इंटरव्यू किया। अच्छा। और जब मैंने उनसे उनकी उस जर्नी का पूछा, उसने सबसे पहले जिन लोगों ने मेरी मदद की उसमें आपका नाम लिया, लेकिन आपको ऐसा लगा था कि शायद उसने आपके एफर्ट्स को कंसिडर नहीं किया, लेकिन उसने तो सबसे पहले आपका नाम लिया। आप अपने दोस्त के बारे में इतना बदगुमान क्यों हो गए थे? देखें, जब डकी को अरेस्ट हुआ उसके कुछ 8-9 दिन बाद मुझे उसके ही करीबी दोस्तों ने उसको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि तुम्हें फंसाया ही नदीम ने है, तुम्हें अरेस्ट भी नदीम ने करवाया है। इवन के कुछ हद तक डक्की जब कस्टडी में था एनसीसीआई की में, वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ों के अंदर वो मैनिपुलेट हो चुका था कि शायद ये नदीम ने ही करवाया। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था कि यार, कि एक तुम्हारा दोस्त लंदन से चल के तुम्हारे लिए आया। मुझे मेरी फैमिली ने, मुझे रजब उस वक्त दुबई में था, उसने कहा कि तुम ना जाना, अगर तुम गए तुम डक्की को तो नहीं बचा पाओगे लेकिन तुम खुद को ज़रूर फंसाओगे। तो मैंने बिला किसी डर के मैं सिर्फ उसके लिए आया। और जब मैं लंदन में था तो डक्की को तो पता ही नहीं था, इसकी फैमिली को तो पता ही नहीं था। मैंने रू भाभी को फ़ोन किया कि भाभी सुबह उसकी पेशी है, इतने बजे आपने वहाँ पहुँचना है, आप वकील की फ़िक्र ना करें, मैं वो अरेंज करके भिजवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें को ट्रैक डाउन, सारा सिस्टम मैंने फिट किया, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। फिर दूसरा वकील भी मेरा था, ठीक है? तो हमने थोड़ा इसको कुछ हल करने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चला कि मामला जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब है, क्योंकि जो एनसीसी के जो आला अफसरान हैं वो दिहाड़ी के चक्रों में हैं, तो दिहाड़ी के चक्रों में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिर हमने चीज़ों को बड़ी स्मूथली से ट्रैक डाउन करने की कोशिश की। तो फिर आपको पता है कि बाद में क्या हुआ, तो फिर इंटरनल जो मामला जो आपने जब डकी का स्टडी में थे, आपने एक जगह बताया कि मैंने अंदर से उससे फ़ोन पे बात कर ली थी। हाँ, मेरा उससे रब्ता था। ऐसे क्या सोर्सेज हैं आपके पास कि आपके एनसीसीआई के अंदर से लोग भी आपके साथ मिले हुए हैं और आपके साथ एफआईए के लोग भी मिले हुए हैं? आप कैसे सारे इदारों को ऐसे कैसे? माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी में ना दो चीज़ों पे बड़ा काम किया है। एक, मैंने हमेशा दोस्ती जो है ना वो बड़ी काम, मैंने इस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा, मैंने जो मैंने ताल्लुक़ बनाया लोगों के साथ, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, एनसीसीआई है, तो मेरी वहाँ पे अंदर एक अच्छे रेंज में मेरी अच्छी उनसे सलाम दुआ है। और मैं ये नहीं कि मैं उनके नाम लेता फिरूँगा, लेकिन वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जितने भी हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी काम इसलिए किया।
तो जब डकी अरेस्ट था तो जितने भी रिलेटेड तो उनके रिलेटेड जो लोग घूमते थे वो सारे मेरे दोस्त थे। तो जब मैं किसी को भी फ़ोन करता था वो मेरी फ़ोन पे बात करवा देते थे। तो मेरा जो भी मैसेज होता है मैं उसको कन्वे करता था, जो उसकी बात होती तो मैं उसकी बात सुन के उसकी फैमिली को कन्वे करता था कि आप आज ये है, आज ये है। तो ये ऐसा होता आए दिन पुलिस या कोई ना कोई इदारा आपको पकड़ने की कोशिश में रहता है कि क्या वजह है? आप क्या पाकिस्तान के असूल और रूल्स को फॉलो नहीं करते? है। कवानीन को? मेरा ये मानना है कि अपना जो पाकिस्तान में जो वेल्थ है ना, वेल्थ जो आप बना लेते हो और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल बना लेते हो, तो अ, जो कुछ अदारे के अंदर जो कुछ लोग होते हैं वो हँस रखते हैं आपसे। वो एक एक तरह की परसेप्शन बना लेते हैं कि यार मैंने किसी तरह जो है ना इस बंदे को फिट करना है, मैंने इसको कुछ ना कुछ सॉफ्ट अपडेट करना है, वो इस तरह की परसेप्शन बना लेते हैं। तो इसी सॉफ्टवेयर तरह अपडेट हुआ आपको? नहीं यार, अल्लाह की कसम आज तक सॉफ्ट अपडेट नहीं हुई किसी ने। मैं जब भी अरेस्ट हुआ हूँ मेरी इतनी रिस्पेक्ट रही है इंस्टीट्यूशन के अंदर, चाहे मैं थाने के अंदर हूँ या मैं अभी आज तक जेल तो नहीं गया। जब तक मैं 3-4 दफ़ा मैं गया हूँ। इधर मैं इमरान खान की FIR में 804 में गया था, फिर मैं ट्रैफिक पुलिस में 2 दफ़ा गया हूँ। लेकिन मुझे हमेशा उन्होंने इज़्ज़त की, उन्होंने कहा कि यार आपकी गलती नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वो ये आपके खिलाफ ये इस तरह सा देंगे तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये बताएं कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, पैसे भी हैं, वेल्थ भी है, अभी आपने खुद भी कहा, गाड़ी को नंबर क्यों नहीं लगवाते? इसकी क्या वजह है? जाली नंबर प्लेट लगा के फिर ना क्या फखर है इसमें? देखें जो मेरी रेगुलर गाड़ी है ना, जो मेरी फैमिली ड्राइव करती है, वो सिविक, उसके ऊपर नंबर लगा हुआ है। बाकी जितनी भी मेरी गाड़ियां हैं वो मैं मॉडिफाइड करता रहता हूँ कि मैंने आज नया रैप लगा दिया, आज उतार दिया, तो कभी मैंने नए टायर डलवा दिए, तो ऐसे मैं उसके ऊपर स्पेंडिंग करता रहता हूँ। तो जब वो स्पेंडिंग होती है तो वो जो नंबर सबको लगे हुए हैं, वो बस मैं नंबर प्लेट नहीं लगवाता, क्योंकि मैंने गाड़ी जो है ना वो DHA के अंदर ही रखनी होती है। मैं बाहर जाता कोई नहीं, DHA रहा चला गया, घर आ गया, बस इससे ज़्यादा मैं दूर जाता नहीं। नंबर सबको लगे हुए नंबर हैं? सबको लगे हुए कोई हैं। एक साइज की कोई हमें दिखा नहीं नहीं, सकते हैं? कोई टोकन पेड कोई? अभी मेरे पास फ़ोन बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है। हाँ। और अभी एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, लेकिन शायद लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, नदीम नानीवाला का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखें, मैं आज भी यही बताता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैं यूके गया था तो मेरे पास 360 पाउंड थे। तो मैंने काम eBay और अमेज़न से शुरू किया था। ठीक है। eBay अमेज़न से ही मैंने अपना काम शुरू किया, करते और काफ़ी मैंने अच्छा एक नाम बनाया था इंडस्ट्री के अंदर। अमेज़न, eBay के अंदर जो मेरे स्टोर्स थे, मैंने आज तक भी किसी को नाम नहीं बताया। तो क्योंकि वहाँ पे आपका जो बिज़नेस होता है, वो आपका जो सारा मॉडल होता है, वो हमेशा सस्टेन रहता है आपकी फीडबैक के ऊपर। तो अगर आपकी फीडबैक अच्छी होगी तो आपका बिज़नेस सस्टेन रहेगा। अगर आपका फीडबैक अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए मैं कभी विज़िबल नहीं किया कि यार ये स्टोर मेरा है, ये स्टोर मेरा है। उसके अलावा अपना फिर मेरा दोस्त था ज़रक, तो उसके साथ फिर हमने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। ठीक है, तो फिर हम चले गए अपना ट्रेडिंग के अंदर। उसके अंदर फिर मैंने ज़्यादा जो अपना वो सारा काम था वो ज़रक के हवाले कर दिया। इसको अच्छा। तुम मैनेज करो, मैं ई-कॉमर्स मैनेज करता हूँ। तो इस तरह से ही हमने बिज़नेस डेवलप किया करते हुए इंशाल्लाह ताला हमने अच्छा नाम बनाया। बस ऐसे ही। इसके अलावा और कोई काम, कोई बिजनेस? बस ई-कॉमर्स और ट्रेडिंग से बढ़ के आज के दौर में कोई बड़ा बिज़नेस है क्या? तो कुछ भी टैक्स नहीं। वगैरह पे करते हैं, टैक्स रिटर्न्स? देखिए, मेरी जितनी भी टैक्स रिटर्न ना वो यूके में होती हैं। मैं पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में 180 डेज़ कम रहते हैं, तो आप जो हैं वो पाकिस्तान के रेज़िडेंट नहीं हैं। तो मेरे पास यूके की सिटीज़नशिप है, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरी सारी टैक्स रिटर्न जो हैं वो फाइल होती हैं, वो कंपनी उसके अंदर पड़ी हुई हैं, कोई भी जाकर उसको देख सकता है। ठीक है, आप यूके के सिटीजन हाँ, हैं। मैं यूके की क्या आप सिटीज़न हूँ। यूके में ऐसा कर सकते हैं जैसा आप पाकिस्तान में कर रहे हैं कि मैं गाड़ियाँ मॉडिफाई करता रहता हूँ तो मुझे नंबर लगाने हाँ, की बिल्कुल जरूरत ऐसा कर नहीं है और सकते ये हैं, वो? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। यूके में आप अपना गाड़ी मॉडिफाइड कर सकते हैं, आप अपनी मॉडिफाई नहीं, आप उसको जाली नंबर प्लेट जिसे लोग कहते हैं, जाली नंबर या प्लेट, आप मैं नंबर उसको प्लेट जो है वो बगैर किसी ऑथराइज्ड नंबर प्लेट तो नहीं चला सकते ना? देखिए अगर फैंसी भी चाहिए तो आपको एक इदारा है वहां पे उससे देखिए, अप्रूव करवानी पड़ती है। लोग ये समझते हैं कि यूके के जो कवानीन है ना वो बड़े सख्त हैं, लेकिन मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यूके के कोई कवानीन नहीं है। वहाँ पे आपका जो दिल करता है आप करो, कसम खुदा की। यूरोप के कवानीन सख्त हैं, यूके के कोई कवानीन नहीं है। आप वहाँ पे पकड़े जाओ कभी रैंडम, तो आपको वो ज़्यादा फाइन कर देंगे 100 पाउंड का। इससे ज़्यादा वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई, आपकी गाड़ी वो अपना डिटेन कर लेंगे, तो वो आप 400-500 पाउंड देके आप उसको फिर रिलीज़ करवा लोगे। आपके पास लाइसेंस अगर होगा, तो अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया तो आपको जो है ना वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आपको पकड़ के में जेल में डाल देंगे तो आपको पता नहीं क्या होगा। ऐसा वहाँ पे इतना कोई वहाँ के जो रूल्स हैं वो अग्रेसिव हैं, लेकिन वो अगर आपके रिलेशनशिप हैं टीनेजर लड़कियों के साथ, अगर आप कुछ रेप में पकड़े गए हो या आपने मर्डर किसी का कर दिया है, तो फिर वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके आपको अच्छा जो है ना वो सेटअप करते हैं, अपडेट करते हैं। लेकिन छोटे-मोटे चीज़ों के लिए वो आपका कभी पूछते भी नहीं। और आप समझते हैं कि जिस तरह से आप थोड़ा पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के कवानीन आपको नहीं पूछ सकते कुछ भी? देखिए, हमने ऐसा कुछ किया नहीं कि हमें पाकिस्तान के कवानीन पूछें। हमने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान में?
आप मुझे बताएं कि क्या किया हमने। नहीं, ये गाड़ियों पे एफबीआर ये वो सब कुछ आपको क्यों बुलाते रहते हैं एनसीसीआई? ये भी कभी बहाने देखिए ढूंढते हैं। एनसीसी में मेरे जो 2 केसेस थे वो कोई तो ना कोई बहाने तो बनते हैं देखिए ना। एनसीसी ने हमें कोई क्यों बुलाया, वो तो खवाती आपका एक और इल्जाम है, आपको बताऊं मैं, खवातीन को हरासा करना, उनकी नाजेबा वीडियोस बनाना, फिर नहीं, उन्हें नहीं, जान तक लेने की धमकी देना। नहीं, ये क्वेश्चन आपने खुद से जो है ना इस पॉडकास्ट के लिए रखा है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ सुना है, ना मेरे बारे में लोगों ने कभी ऐसा कहा है कि जितनी इंशाल्लाह ताला हमने औरतों की अब अपनी सोसाइटी में इज़्ज़त की है ना, शायद ही किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आज तक इस तरह की हो, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा, वो आपका एक दोस्त होता था भालू। हाँ, बालू रैपर। हाँ, और वो सब्जी वाले भी। हाँ जी। हाँ जी, तो उनके साथ कहा जाता है कि शाउट आउट लेने आती थी वो लड़कियां, तो उनके साथ जो है वो फिर उन्हें हरासा किया जाता था। देखिए मुझे वो उनका उनसे क्या लेना नहीं, देना। आप लोग सब मिलके। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो सब्ज़ी वालों के साथ कोई आज से 7 साल पहले उनका मेरा हमारा वीडियोज़ होती थी, दुबई हम गए थे एक कहाँ दो गए बार। वो सारे लोफर? सारे देखें आप ऐसे किसी को लोफर नहीं कह सकती, चाहे वो बालू रैपर हो। अवामी राय है ना। नहीं, अवामी राय ऐसी कोई नहीं। अवामी राय है। कैसे अवामी राय है? अवामी राय है, लोग कहते हैं, आप कमेंट्स नहीं देखते? देखें ओपिनियन देना और कमेंट करना हर बंदे की अपना राइट है। तो फिर वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन अपना आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि वो लोफर है, वो अच्छा। बालू रैपर हो, वो सब्जी वाला हो। तो कहाँ है वो आपके देखिए दोस्त आजकल? वो एक पैसों वाला भी मैटर था आपका, उमर भट्ट, अली भट्ट पैसे देखिए लेके वो भाग तो गए, वो क्या था? हमने गेम प्ले की थी अली भट्ट उमर भट्ट ने, हमने कुछ वो टाइम ही बालू रैपर ने शुगर अपनी तरफ से शुगर लगा दिया पॉडकास्ट के अंदर के वो जी अली जो था वो अपना 50,000 मेरा 50,000 नदीम का लेके भाग गया। उसने सिर्फ शुगर लगा दिया था, तो उसके ऊपर उमर भट्ट को रिस्पॉन्स नहीं था करना चाहिए, उसने उसको रिस्पॉन्स किया और फिर उसने एक दूसरे को गाली गलौज की। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। और अगर आप टिकटॉक लाइव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप हमेशा तहज़ीब के दायरे में रहो। आप एक दूसरे को गाली गलौज, ये धमकियाँ शमकियाँ टिकटॉक लाइव तहजीब के दायरे में होता है वैसे? नहीं, आजकल नहीं रहा वैसे। अपना टिकटॉक लाइव पे मेरा ये मानना है कि आई एम सॉरी टू से बस, लेकिन हमारी जो ख़वातीन टिकटॉक लाइव पे गई हैं ना, जितनी टिकटॉक लाइव को गहराई से मैं जानता हूँ, जितनी मोस्टली लड़कियों की एक्ट को मैं जानता हूँ ना, शायद कोई भी नहीं जानता। कि अभी देखें कि अच्छी लड़कियाँ भी हैं, लेकिन बुराई ज़्यादा हो गई है। आपको बताऊँ कि मैंने देखा है कि विद इन डेज लड़कियां यहाँ से यहाँ बम करती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एक लड़की को कि चाहे वो टिकटॉक लाइव हो, कभी भी अपनी डिग्निटी और वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्टफुल ना करो, हमेशा तहज़ीब के दायरे में रहो। आप शॉर्टकट में सब कुछ ले लोगी, लेकिन आपकी कभी माशरे में इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो आप देखती हैं कि जो लड़कियाँ बहुत कम टाइम में यहाँ से यहाँ जाती हैं ना, फिर वो टिकटॉक लाइव के अंदर ही ज़लील हो रही होती हैं। ठीक है, कोई कहती है कि मैं अपनी माँ से नची हाँ, कोई कहती मैं अपने प्यो से नची हाँ, तो कोई कहती जी मैं मेरे घर में ये आ गया था, वो आ गया था, ये आ गया था। तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि सब्र करें, अल्लाह को हमने जान देनी है, सब्र रखें। ये गाली गलोच, ये बदजुबानी, खुदाया ये छोड़ दें। अच्छा, सोशल मीडिया ने लोगों को कैसा बना दिया है? मतलब आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग आप लोगों को देख के ये समझते हैं कि शायद टिकटॉक ही बनाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा। नहीं, देखें हर बंदे के उस ज़हन में ना पैसे की बजाय जो है ना वो उसके ऊपर व्यूज़ बुरी तरह से ना वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो गया। लोग कहते हैं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं बस कंटेंट मेरा रेलिवेंट नहीं है, मुझे बस व्यूज़ चाहिए, मैं कुछ भी कर डालूँगा व्यूज़ के लिए। तो ये एक बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। लेकिन मैं टिकटॉक लाइव मैंने आज तक इसलिए जॉइन नहीं की क्योंकि वहाँ पे क्योंकि उसकी रेपुटेशन अब वो नहीं रही। वहाँ पे जो बुराई है वो बहुत अरूज पे चली गई है। वहाँ पे देखें कि जो लोग ये कहते हैं कि अपना टिकटॉक लाइव पे जो बड़े होस्ट हैं कहते हैं कि जी हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला का फ़र्क है, करम है जी, हमने ना अपनी इज़्ज़त ही बनाई है सारी उम्र। और भाई आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। फ़हद मुस्तफ़ा का कहना है कि कहता है कि मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान में लड़कियाँ ना खुल के नहीं नाचती। अच्छा। तो अपना उनको नाचने दो। और भाई टिकटॉक लाइव पे लड़कियाँ नाच रही हैं, इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ नाच रही हैं। आप चाहते हो कि हर लड़की नाचे? तो ये बड़ा अफसोस है आपकी इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान की इस्लामिक वैल्यूज, तहजीब और सकाफत आज भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ, जो आज आप इस्लामिक वैल्यूज की बात करें, हाँ, आपके बड़े करीबी दोस्त रजब भट्ट ने पिछले दिनों सादिया बलोच के साथ जो अपना एक ब्लॉग डाला, वो क्या रजब को जहन में नहीं था कि पाकिस्तान में खवातीन की क्या वैल्यूज हैं और क्या चीजें हैं और ये मुझे करना चाहिए या नहीं? देखें आपने सादिया बलोच की बात की, बड़ा अच्छा आपने किया। मेरी रजब में इस बारे में बात हुई थी। हाँ। देखिए मैं पहली बात तो ये है कि मैं सादिया बलोच को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो बलोच है या नहीं, लेकिन जो बलोचों की सकाफत मैंने देखी है, जो उनकी तरबियत मैंने देखी है, सादिया बलोच का कंटेंट जो है वो
उनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं लगता, उसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं लगता कि सादिया बलोच वाकई ही उस सोसाइटी से है। और जिस तरह से उसने अपना कंटेंट से यंग यूथ को मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप अपनी बैक और चेस्ट को इस तरह से इम्प्रूव करके इस तरह का गंदा कॉस्ट्यूम पहन के आप जिम करेंगी तो आपको इस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा, इस तरह मिलेगा। मैं आपको ये बताऊं कि देखें, आप अपनी इस तरह का कॉस्ट्यूम पहन के, आप इस तरह का लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस डाल के, आपको ब्रांडेड बैग भी मिलेंगे, आपको रेंटल के घर भी मिलेंगे डीएचए के अंदर, आपको गाड़ियां भी मिलेंगी, आपको डिफरेंट किस्म की फ्रेगनेंस परफ्यूम भी मिलेंगी, ठीक है, आप स्नैपचैट पे भी लोगों को दिखाएंगे ये मैंने आज ये मेरी, लेकिन आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, क्योंकि लड़की के पास एक इज्जत होती है, अगर उसकी माशरे में इज्जत कोई नहीं ना तो फिर वो इररेलेवेंट है उस हमारे माशरे के अंदर। तो मेरी लड़कियों को ये मैं जो हमारी, जैसे मैंने देखा है हम मोस्टली हमारी इंस्टाग्राम पे आजकल जो लड़कियां ना, उनका भी जो माइंड है ना वो इसी तरह डाइवर्जन हो रहा है कि हमारा जितना टाइट और ड्रेस होगा ना, जितना हमारा चीज़ें नजर आएंगी ना तो हमें उतने व्यूज आएंगे, और उनको आते हैं व्यूज। अच्छा, वो इतनी वो उसका एक पूरा पोर्टफोलियो है, वो उसके ऊपर ऐसी पोस्ट डालती है, उसने ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं। रजब भट्ट को क्या जरूरत थी उसे बुलाना और उसे जो है वो प्रमोट करना? रजब भट्ट को सोचना चाहिए था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, रजब भट्ट ने उसको बुला के कोई गलती नहीं की, लेकिन रजब भट्ट को उससे ये रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए थी कि यार आप आज जो है ना मेरे व्लॉग के अंदर अपना थोड़ा सा जो ड्रेस है ना वो थोड़ा सा ठीक कर लें, तो वो 110% वो शायद कर लेती। लेकिन क्योंकि आजकल की लड़कियां आपको पता है वो अपने आप को खुदा बनी हुई हैं, इस तरह की लोग शुगर डैडियों के, जो इस तरह की लड़कियां होती हैं ना वो शुगर डैडियों के सर पे रह के तो खुदा बनी हुई हैं वो, कि मेरी जो वैल्यू, मेरी जो वेल्थ है, मेरे जो बैग्स हैं, दिस एंड दैट, ये उनका गुमान है, ये उनका कि मेरे पास बैग बहुत हैं, मेरे पास परफ्यूम्स बहुत हैं। तो वो उनको आप कुछ भी कहते हो तो माइंड कर जाती हैं कि अच्छा तुम्हारी ऐसी हाउ डे यू, दिस एंड दैट। तो पहली बात तो ये है कि अगर उसने लोगों को वाकई एजुकेट करना होता ना तो वो कभी बढ़ के व्लॉग में आती ना, ठीक है। और अगर भट्ट ने लोगों को एजुकेट करना होता तो वो उसको बुलाता ही ना। नहीं, अगर भट्ट ने एजुकेट करना होता वो लड़की को जरूर बुलाता, लेकिन उससे रिक्वेस्ट जरूर करता कि यार आप अपने आप को ठीक कर लो। नहीं, वो उसको वैसे भी एजुकेट कर सकता था। रजब भट्ट को इस तरह का स्टंट करने की जरूरत नहीं थी। लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं, ये गलत किया उसने। और फिर अगले दिन उसने एक ऐसा व्लॉग भी डाला जिसमें सारे घर वाले और सारे दोस्त उसको जो हैं वो कह रहे हैं कि ए तू की किता है, तू किन्नू बुलाया सी, किवें दे कपड़े पा के, लोगों को पागल समझते हैं यार। मैं आपको यही कह रहा हूं ना कि हमारा माशरा इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन करें लोगों के अंदर, आजकल की लड़कियों के अंदर, कि यार अपना आप जहाँ चाहो जिसी कैफ़े के अंदर किसी की गोद में बैठ जाओ, अपना ये अपनी शर्ट, आजकल मैंने देखा कि लड़कियों की शर्टें बदन से ऊपर चली गई हैं काफ़ी हद तक, उनका आप नज़र आ रहा था वो लोग केयर नहीं करते। और मैंने आपको यही कहना है कि ऐसा करने से आपको शॉर्टकट में बहुत कुछ मिलेगा, आपको बैग्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आप अपनी डिग्निटी, अपनी वैल्यूज़ का सौदा ना करें। अगर आप अपनी डिग्निटी, वैल्यूज़ का सौदा कर देंगी तो फिर आप भी एक सादिया बलोच जैसी लड़की बन जाएंगी, जिसकी हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं होगी, जिसको लोग जहाँ देखेंगे वो यही कहेंगे ए ओ ई, और लोग आपको यही कमेंट करेंगे। फिर आपको लोग, अच्छा मज़े की बात है जब आप लोग आपको ये कमेंट करते हैं ना कि आज रेट क्या है तुम्हारा, आज नाइट का कितने लोग की, तो फिर ये लड़कियाँ कंप्लेंट भी करती हैं कि हमें ऐसा कहा जा रहा है। और इनके जब पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं तो कोई पार्टनर इनके साथ लड़ाई कर ले तो ये सोशल मीडिया पे आके कहती हैं कि जी हमें ब्लैकमेल किया गया है, हमारी एनसीसी रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ दिया जाए। ओ भाई, अगर आप किस चीज़ का इंसाफ मांग रही हैं, आप किस चीज़ का इंसाफ मांग रही हैं? आप अपने आप को ठीक करें। आप क्या आप तहज़ीब के दायरे में हैं? क्या आपका कंटेंट, आपका एक्ट हमारी माशरे से मुंसलिक है? आपका कुछ है, आपका जो आप जो कर रही हैं, जो दिखा रही हैं, वही हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। तो आप कैसे कर सकती हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया? तो मेरा अभी भी मानना है आजकल की लड़कियों को, आप बेशक एक्सरसाइज जिम करना आपका हक है, आप करें, आप जैसे मर्जी करें, आप हिजाब पहन के करें, आप कपड़ों में करें, आप जैसे कंफर्टेबल आप करें। लेकिन आपने कभी भी जो है ना वो सादिया बलोच जैसी लड़की उससे मोटिवेट नहीं होना कि मैं उस तरह की बेशक के रजब भट्ट आपको कहे, फिर भी आपने सादिया बलोच से, अगर रजब भट्ट भी आपको कहे कि आपने फिर भी आपने रजब भट्ट से मोटिवेट होना तो आपने नहीं होना। अच्छा, रजब भट्ट को अक्सर ऐसी कोई ना कोई गलती कर लेते हैं जिससे कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, कभी कोई बात या कभी कोई एक्ट। इसके बाद अब नेक्स्ट कितना आपने अपने दोस्त को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई चीज़ नहीं? देखिए, मैं अपना यही, मेरी कल भी उससे काफ़ी डिटेल में बात हुई। देखें, रजब, मैं आपको बता दूं, रजब का जो कोई भी एक्ट होता है ना, जो उसने बड़ा काम करना था, कोई बिजनेस से रिलेटेड या कुछ आगे कंटेंट से कुछ ना कुछ बड़ा करना होता है, तो हम दोनों भाई मशवरा करते हैं
इस पे मशवरा नहीं किया किस उन्होंने पे? आपसे सादिया बलोच नहीं, इस पे मशवरा नहीं हुआ मेरा। अच्छा इस पे मुझे पता तब चला जब मैंने देखा। पहले तो मुझे लगा शायद रजब के साथ कोई लड़का बैठा हुआ अच्छा बड़ा-बड़ा। वो मैंने जब अच्छा पोस्ट देखा तो वो लड़की थी। ठीक है मेरा उसका कोई जो है ना इस पे बारे में बात नहीं, लेकिन मोस्टली हम बात करते हैं, फिर हम एक प्लान बनाते अच्छा हैं। जब सॉरी रजब के जब कोई अफेयर या कोई ऐसी चीज भी हुई थी जब खैर उसने ईमान से सॉर्ट भी कर लिया, वो आपको पता था कि मेरा दोस्त जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है? देखें, आजकल हर बंदे की रिलेशनशिप्स और अफेयर्स होते हैं। लेकिन आपने कहा भाभी लेकिन बहनों की तरह होती है, हाँ, माँ की तरह होती है, आपके अपने दोस्त को मशवरा देना चाहिए था। बिल्कुल मैंने उसको कहा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हाँ, तो अब उसने सोशल मीडिया पे भी क्लियर किया कि मेरे पास्ट के रिलेशनशिप थे, वो मैं उसको वाइंड अप कर चुका हूँ। उसके शादी से पहले के जो रिलेशनशिप थे उसके बाद मैंने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पे उसका कोई नया अफेयर आया हो, उसका कोई रिलेशनशिप बना हो। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि रजब जो है ना वो 2-3 लोगों की सुनता है, और मुझे खुशी है कि एक मैं भी उनमें से हूँ कि मेरी बात को बड़े एहतराम से सुनता है और उस पर अमल भी करता है। और जैसे अभी हमारी जो मीटिंग्स चल रही हैं अभी हमारी और मेरी इमाम बाबे के साथ, तो अभी मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं और मैंने लोगों ने एक होप बना ली है कि अपना पता नहीं शायद ये वापस आएंगे। तो आपको क्या लगता है? आप बताएं। मैं तो आपको ये बताऊंगा, मैं आई एम सॉरी टू से, क्या लेकिन रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है? रजब और ईमान की सुलह होने जा रही है, दोनों एक होने जा रहे हैं। ये बहुत अपना खुशी की बात है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक जो लोग हैं वैसा सोचते हैं हाँ, कि यार ये ऐसा होने जा रहा है हाँ, कि अब बहुत बड़ा जो है ना सरप्राइज आने वाला, दिस एंड दैट। इवन कि जब मैं ईमान बापी के साथ अपना हाँ, तो स्टेज फिर पे भी आया, लोगों ने तो लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि अब रजब और ईमान की सुलह होने लगी है, नदीम कुछ करेगा। उसके बाद भी मेरी बट से इन डिटेल बात हुई। मैंने उससे 3 घंटे की मुलाकात की और मैंने उसको पूछा अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो टेल मी समथिंग, कि इफ देयर इज समथिंग, तो आई एम सॉरी टू से एंड दैट फाइनल आउटकम इज देयर इज नो कमिंग बैक। और बस अब जो कोशिश है वो यही है कि दोनों घर की जो चीज़ें हैं वो स्मूथली वाइंड अप हो जाएं अपना ऑफ द रिकॉर्ड। और जो सोशल मीडिया की एस्केलेशन है वो रजब नहीं चाहता, ना ईमान भाभी चाहती हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है, तो नो इंशाल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों की जो है ना अपकमिंग डेज में जो एक दूसरे के खिलाफ है वो विड्रॉ हो जाएं और सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा के लिए टेक ऑफ हो जाए और ये अपने अपने रास्ते जो है ना अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें। एक घर टूटा है, एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी सफ़र करेगी ज़ाहिर है बाप के बगैर, या अगर माँ के बगैर बाद में करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत हुआ है? इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? आप इतने अंदर रहते हैं, आप रजब कितनी क्लोज हैं, आपको कभी खुद तो सोचते होंगे कि गलती किसकी है? देखिए, जब कराची का वाक़या हुआ था ना, जब रजब और हमारे ऊपर हमला हुआ था, तो उस दिन मुझे इमाम भाभी ने फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि मैंने अभी वीडियोज़ देखी हैं, रजब ठीक तो है ना? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऑल फाइन। तो मैंने इमाम भाभी को वो ऑन द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड किया कि भाभी दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, घर चली जाएं, हम कल वापस आ रहे हैं, आप घर चली जाएं। इमाम भाभी ने मुझे कहा आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। तो मेरी उस दिन बट ने ना जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, जब हम होटल में थे, उस दिन बट ने मुझे मेरी तरफ देखा, उसको काफ़ी चोटें लग गई थी, मुझे बैक पे लग गई थी। तो उसने अपनी शर्ट उतारी, उसने कहा देखो। मैंने कहा हाँ ओके शोके, इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बड़े प्यार से मुझे यहाँ से पकड़ा और उसने मुझे यहाँ किस किया। उसने मुझे कहा कि लव यू। तो उसकी आंखों में जो मैंने उस दिन अपना एक भाई के लिए प्यार देखा, तो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब वापस चलते हैं लाहौर, अब कंटिन्यू। तो जब वो ईमान भाभी घर आई, तो कुछ टाइम वो ठहरी, तो उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शायद मेरी अब ज़रूरत नहीं रही। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था, मुझे अब याद नहीं। तो वो फिर वापस चली गई। उन्होंने कहा फैमिली ने अच्छी तरह कोई वेलकम नहीं किया, कहा था कि मुझे फैमिली ने वेलकम नहीं किया। घर वालों ने नहीं सही ट्रीट किया। अगर देखें, आपका मेन कंसर्न था उस पॉइंट पे बट के साथ, मैंने बट को ऑन बोर्ड लिया, आप भी आ गई, सो लेट्स कंटिन्यू। लेकिन आपने फिर भी समहाउ अपना वहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप हुई, मुझे कुछ ज़्यादा गहराई का नहीं पता। अगर उसकी फैमिली ने आपको वेलकम नहीं किया, बिकॉज अगर कोई इंसान आपसे नाराज़ होता है तो चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सडनली जाएं और एक्सपेक्ट करें कि ऐसे फूलों के बाहर आ जाएं, तो वैसा नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन अपना ईमान भाभी ने भी बड़ी अपना दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपना कोशिश की। वो आज भी चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं,
कि अब वो आज भी चाहती हैं कि अगर मैं अपने बेटे के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर मैंने दोनों तरफ से जो चीज़ों को देखा है ना, जो मैंने दोनों से जो मेरी बात हुई इन वेरी डिटेल, तो अपना, क्योंकि देखें आखिर एट द एंड फैसला मैंने नहीं करना, फैसला आपने नहीं करना, फैसला रजब और ईमान ने करना है। ठीक है, तो अब जो दोनों का फैसला मैंने तो उसके ऊपर खड़े होना ना। अब मैं दोनों को ये तो नहीं कह सकता अच्छा चलो, तो अब उसने मुझे अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा कि यार देखो, मैं सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं ऑन को, अपनी जो अपना बच्चे को, सबको मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए यार। ठीक है, आपका और रजब का, डक्की ने कहा कि इनका हर वक्त ये स्टाइल है, वेख लांगे कर लांगे, ये इसे बहादुरी समझते हैं, पर्चे होने को फ़ख्र की बात समझते हैं। क्या ऐसा है? पर्चे होना और इदारों की गिरफ्त में आना आपके लिए फ़ख्र की बात है? देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैनिपुलेशन और एक होती है सच्चाई। मैं भी यहाँ लोगों को मैनिपुलेशन कर दूँ, ये लोगों के बैठे हुए लोगों को कह दूँ गलत है, नहीं होना चाहिए, पर्चे नहीं सही, नहीं सही, ये मैं नहीं मानता चीज़ों को, ये वाकई सही कह रहा है डक्की। तो लोग कहेंगे हाँ सही कह रहा है। देखिए, डक्की ने मेरे घर मुझे बैठ के कहा कि यार कोई ऐसा सीन नहीं हो सकता, मैं और तुम दुबई से आ रहे हो और हम लाहौर एयरपोर्ट पर अपना गिरफ्तार, हमें अरेस्ट कर लिया जाए, अपना मुतलका था SHO, उसको पैसे पूछे दे देंगे, SHO हमें गिरफ्तार कर लेगा, टच अच्छा डाल जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। आपने तो मुझे, डक्की ने मुझे कहा। मैंने, देखिए मेरा ये मानना है कि आप सच बोलो या आप सच ना बोलो। अगर मेरा कोई भी पॉडकास्ट में, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी मेरी एक की हुई बात अगर गलत साबित हो, मैं उसका एविडेंस भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास अल्लाह, मेरे इस सीने में बड़े बड़े लोगों के राज हैं और मैं ये मरते दम तक मेरे साथ जाएंगे। लेकिन मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी की ना व्हाट्सअप कम्युनिकेशन दिखाई है, ना मैंने आज तक किसी का एविडेंस दिखाया है, क्योंकि ये मेरा मानना है वो ऐब है, वो अल्लाह और मेरे दरमियान है, वो कब्र में जाएंगे। लेकिन आप मुझे कहते हो कि यार असी दुबई तो आइए तो SHO गल कर, ये सानू अरेस्ट कर लवे, तो इवन कि मैंने SHO से बात भी की, वो कहता कि यार ये काम नहीं होगा। तो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं ये तो काम ठीक नहीं आगा, ये ठीक नहीं आगा। या तो आप लोगों को सच बताओ ना, आप अब कहो कि जब मैं इस प्रॉब्लम में फंसा, इस प्रॉब्लम में फंसने के बाद मेरे पैसे लगे, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं अंदर रहा, तो इस चीज़ से जाके मैंने ये सीखा है कि ये चीज़ गलत है। उसने कहा है। हाँ, तो अब ये उसकी पॉइंट वैलिड है। तो हम तो आज भी कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ कोई इंसान ना, कोई भी अदारा हमारे साथ नाइंसाफी करता है, वी विल फाइट। हम तो डरने वाले नहीं है। हाँ, आप डक्की को डरपोक समझते हैं? डक्की डरपोक है। दिलेरी किसे कहते हैं? दिलेरी ये होती है कि आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त होए, आप अपने दोस्त के साथ डर के खड़े हो जाओ, उसको बोलो यार ये मेरा दोस्त है, पिक एंड चूज ना करो। मुश्किल वक्त में अगर आपने पिक एंड चूज कर लिया, इसका मतलब आप कभी लॉयल फ्रेंड नहीं थे। अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है, आपको लगता है कौन आएगा सबसे? मेरे साथ अगर कोई मुश्किल वक्त आता है मेरे ऊपर, अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, रजब मेरे साथ खड़ा होगा, चाहे उससे जो कुछ मर्जी करना पड़े वो मेरे साथ खड़ा होगा। रजब मेरे साथ खड़ा होगा। तो जो रजब के ऑपोजिट लड़े या आयशा जट, उसके वकील के साथ आपकी क्या कम्युनिकेशन चल रही होती है? देखें, जो अपना फयाज रामे है, वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। इवन के जब बटकी पेश होती थी तो मैंने उसको बुलाया भी था, वो मिलने भी आया था। तो देखें, आशा जट्टी और सलमान का जो लेना देना इज नॉट माय टॉपिक, बिल्कुल इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। लेकिन फयाज रामे ने कहा, आपके बारे में क्लेम करते हैं कि आप उन्हें रजब की तरफ से पैसे ऑफर करते हैं। हाँ, देखें, मैंने अगर फयाज रामे को कोई पैसे ऑफर किए हों तो वो लोगों को दिखाए इसका एविडेंस। मैंने उसको ऐसी कोई ऑफर नहीं दी। इवन कि अभी 2 दिन पहले मेरी फयाज रामे से बात हुई है और मैंने उसको कहा कि एक बहादुरी का, एक दिलेरी का मुजाहरा करो, दिखाओ दुनिया को कि तुम व्यूज़ के लिए नहीं, तुम एक अच्छी कोशिश के लिए जाने जाओगे, अपनी एफर्ट करो, मैं ब्लड को बताता हूँ, लेट्स वाइंड अप। और उसने मुझे कहा कि भाई मैं आपके कहने के ऊपर सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो आप ये भी देखेंगे इन अपकमिंग डेज इंशाल्लाह ये जो मामला है ये भी रफा दफा होगा। और जो मैंने उसको ये भी कहा है कि आशा को भी समझाओ, हम सलमान को भी समझाते हैं कि ये जो फाइट है ना अपना बिलो द बेल्ट, ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। तो अपने रिलेशनशिप के बारे में इस तरह कम्युनिकेट करना, लोगों के अंदर गलत बातें करना, इससे जो 4 व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन हमेशा कोई भी बंदा आपको एक अच्छी नज़र से नहीं देखेगा, वो यही कहेगा ये तो बगैर शख्स है। आपको पता है इस चीज़ को वो क्या कहते हैं लोगों को? वो कहते हैं ये सुलह करना चाहते हैं, ये तो हमारे आगे तरले करते हैं। आयशा जट कहती है रजब भट्ट ने इस जगह पे नवीद बॉस के उधर मेरा तरले किए हैं, मेरे की सुलह कर लो। देखिए, तरले कोई भी नहीं करना चाहता, तरले कोई भी नहीं करना चाहता।
एक अच्छा इंसान होता है जो कोशिश से चीज़ों को रफा दफा करे। पैसे ऑफर करते हैं रजब भट्ट उसको इस नहीं चीज़ रजब तब क्यों पैसे ऑफर करेगा किसी को? अगर उसने पैसे ऑफर करने थे तो वो अपना या आपको लगता है कि फयाज रामे जो है वो अगर उसको पैसे ऑफर होते थे, अगर ऐसी बात होती तो वो कहता भी मुझे ऑफर हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक एमी सिर्फ सोशल मीडिया का होता है ड्रामेटिक सीन के पैसे ऑफर करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है ना। उसने ऑफर की इंशाल्लाह ताला। मेरी फयाज रामे से बात हुई है, मेरी रजब से बात हुई है, उसने कहा कि यार इसको अगर तुम कहते हो अगर वो लेट्स एग्रीड लेट्स वाइंड अप। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक भी जो है ना इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में वाइंड अप होने वाला है। मिस्टर पतलू रजब की सुलह करवाने में भी आपका किरदार देखा हाँ बिल्कुल, यही अपना जब इनकी लड़ाई चल रही थी तो मैंने मिस्टर पतलू से बात की, और मेरी एवरी डे मिस्टर पतलू से 2 से 3 घंटे बात होती थी, और मिस्टर पतलू ने एग्री कर लिया। उसने कहा कि तुम जो कहते हो इंशाल्लाह ताला मैं करने के लिए तैयार, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है ना वो वीडियोस जो है ना वो लगी हैं उसकी फैमिली के बारे में, मुझे भी दुख हुआ है। मुझे जब मैं जज्बाती था तो मेरे मुंह से भी निकल गया कि ये, लेकिन उसने भी लगाई हैं वीडियो इस तरह। तो मेरी रजब से बात हुई, रजब ने कहा तुम मुझसे बात कर लो, तो एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक, सब कुछ ठीक होने वाला था कि जब चौधरी सगीर जो साहब थे वो बिना बताए रजब को ना वहाँ चले गए। अच्छा। वो जाके मिस्टर पतलू की लाइव में बैठ गए, तो उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की लोगों के अंदर प्रेजेंटेशन शुरू होगी कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कि एक दफ़ा लड़ाई चल रही है और चोर से उधर बैठा हुआ है। तो जब फिर मेरी बट से कोई इंटरनल बात हुई इस बारे में तो वो चीज़ें एस्केलेशन में चली गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर शायद उस दिन चोर से साहब ना जाते ना, उस दिन ना जाते तो आज वो दोनों फिर दोस्त होते, मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ। आप दोस्त हैं मिस्टर पतलू के? अब मेरा उससे अच्छी सलाम दुआ है, उसने आज तक जब भी मेरे बारे में कोई गलत बात नहीं की, और मैंने भी आज तक उसके बारे में कोई गलत बात नहीं की। जब रजब की उससे लड़ाई हुई आपने भी पतलू को छोड़ दिया था? पतलू को देखें, हाँ ये आपका अच्छा पॉइंट है। जब मिस्टर पतलू और रजब की लड़ाई हुई थी, मैंने आपको कहा कि पतलू से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, ये मैं भी उसको पतलू को कहूँगा कि अगर मेरा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मिस्टर पतलू इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है कि यार वो एक खानदानी दोस्त है, कि वो उसके साथ इसलिए बैठता है कि वो मेरे साथ नहीं बैठता। अगर मैं जब बट ने मुझे कह दिया, कोई भी मैंने एक्ट करना तो मैं बट से पहले मशवरा करता हूँ, मशवरा करते हैं कि भाई ये मैं करने लगा हूँ, तो वो अगर उसने कहना कि भाई यहाँ पे तुमने नहीं बैठना तो मैं वहाँ कभी नहीं बैठता, क्योंकि ये कुछ दोस्ती के आदाब भी होते हैं। तो मिस्टर पतलू से वैसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। मैंने आज तक ना उसके बारे में कोई बात की है ना उसने मेरे बारे में कोई बात की है, तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, कोई फेवरेट टिकटॉकर अब बता दें, कोई फीमेल में से, और चलिए पहले फीमेल में से बताएं। हाँ, फीमेल में टिकटॉकर जो है वो देखें, मैं पिक एंड चूज नहीं करता, सारी अच्छा जो अच्छा काम कर रही हैं वो अच्छी हैं, जो बुरा काम कर रही हैं वो बुरी हैं। कौन अच्छा काम कर रही है? जो अच्छा काम कर रही हैं वो अच्छी अच्छा काम क्या है टिकटॉक पे करना? देखिए, जो भी लड़की एक तहजीब के दायरे में काम कर रही है, चाहे वो अपने बिजनेस को लेके काम करती है या वो अपने कुछ ने कोई शॉपिफाई का स्टोर बनाया, वहाँ पे कुछ वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसके रिलेटेड अपना काम कर रही है, वो भी अच्छा काम कर रही है, कोई अमेजन कर रही है, कोई अपना लिपसिंग कर रही है, वट जो भी तहजीब के दायरे में है वो लड़की ठीक है। और लड़का फेवरेट टिकटॉकर? लड़का फेवरेट टिकटॉकर मैं हो तो क्या कंटेंट अब करना है मजीद, क्या प्लान्स हैं? देखें, अब मेरा प्लान जी है कि अब इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में अब हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें 500 से 1000 रुपीज़ लेके इंशाल्लाह हम लोगों को 70 प्रो मैक्स दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन भी आएगी तो आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ये आपके पास कहाँ से आते हैं? देखिए, मेरा काम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स का है यूके में, और लेकिन जो अभी हमारे यूके में भी कभी कोई फ्रॉड का ऐसा कोई इशू फेस करना पड़ा था आपको? नहीं, कुछ आईफोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, ये भी कंट्रोवर्सी है? नहीं कुछ भी नहीं आता, ना कभी सुना है। और दूसरा, अभी हमारे शिपमेंट आएंगे इंशाल्लाह, कंटेनर बड़े बड़े इंशाल्लाह, आप देखेंगे प्रोजेक्ट पे हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे फ़ोन देंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो उनके घरों के जाकर उनके बदतमीजी करते हैं, लोगों को मारते हैं, हमारे अपना प्रोजेक्ट में इस तरह नहीं होगा। जो बंदा हमारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, सिर्फ उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड होगी, हम हमारा जो कंपनी का जो डैशबोर्ड होगा हम उसके ऊपर उसकी वीडियो लगा देंगे कि भाई इस बंदे ने जो ना वो डिफॉल्ट कर लिया, फ़ोन उसके पास ही रहेगा, फ़ोन उसके पास रहेगा, लेकिन हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा नदीम, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर मेरा फिरोज खान था। क्यों? देखिए, मैं ड्रामा है, मैंने उसका एक ही देखा था, वो जो बड़ा चला था, आपको पता है, इसमें उसने एक्टिंग बड़ी अच्छी की थी, लेकिन मैं उसका जन्म जो है ना मैं उसको पसंद करता था फिरोज़ खान को, लेकिन फिरोज़ खान से मैं ना उससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक दिन मैं बैठा था, रजब भट्ट बैठा था, मेरा दोस्त जरक बैठा था, अनस बैठा था,
तो अनस बातें कर रहा था कि यार मैं ना अब दुबई जाऊंगा, तो अभी जो है ना मैंने कोर्स बेचा $300 का, एआई का लोगों को 1000 लोगों को बेचा मैंने कोर्स 300 का, उसमें से 200-300 लोगों ने रिफंड मांग लिया। तो मैंने कहा दो रिफंड तो क्या हो गया? कहता वो लोग कह रहे हैं, कहता मैं रिफंड कैसे दे दूँ दिस एंड दैट, जो वो उसका अपना एक मैटर था, तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो उसने हमने पूछा क्या प्लान है, तो उसने कहा जी मैं अब दुबई जाना है, तो वहाँ पे फिरोज खान को मैंने बुलाना है। अच्छा। तो उसके साथ जरा ना व्यूअरशिप भी अच्छी आती है और अच्छी आर्टिस्ट भी उसके साथ मेरे पास आ जाती है। उसके एक विराग शराग से वो जो है ना मेरी जो होते हैं ना ट्रेडिंग वाला, उसमें अच्छे लोग आते हैं और अच्छा मुझे पे आउट होता है। अच्छा। तो मैंने कहा फिर उसको दे के यार कहता है वो यार वो रोलेक्स मांग रहा है, तो पहले तो मैं उसको ऐसी ट्रिप शिप लगाऊंगा, खाना शाना खिलाऊंगा, व्लॉग शलॉग बनाऊंगा, अगर मुझे सेंस बनी तो उसको गाड़ी छड़ी बेक ले दूंगा, नहीं तो ना से ऐसी बातें कर रहे थे। तो फिरोज खान का फोन आ गया उसको। अच्छा। कहता हाँ भैया अनस कैसे है? कहता ठीक हूँ। कहता ले ये माँ से बात कर। तो उसकी अम्मी ने, फिरोज खान की अम्मी ने एक बात की, मैं सुन के हैरान हो गया। फिरोज खान की अम्मी ने कहा कि अनस इनू हुण तू ही संभालना है, ते तू ही इनू हुण करना जो करना है, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ नहीं छड़ के गई ਇਹਨੂੰ। मैंने कहा यार वेरी डिसअपॉइंटेड यार, किस तरह की बात कर रही है? उसकी बहू, उसकी बीवी थी कि वो इनका सारा कुछ सत्यानाश कर गई है, तेने से तू ही संभालना है। तो कहता कहता नहीं माँ जी कोई चीज़ हो जाए। कहता हाँ भाई क्या प्लान है? कहता कोई नहीं दुबई आए आप, अपना इंशाल्लाह फिर वहाँ करते हैं आपको। आप कहता फिरोज खान कहता मैं रोलेक्स लानी है। अच्छा। हाँ मुंह से फिरोज खान कहता मैं रोलेक्स लानी है। कहता भाई आज आप ले देंगे, आप ले देंगे। तो उसने ऐसा फ़ोन बंद किया। कहता अनस मैं हम तीन गवाह बैठे हैं, मैं रजब अजरक। कहता ये एक्टर जो जिसको मर्जी खरीद लो पैसों से। कहता ये उसकी औकात है। अभी आएगा दुबई रोलेक्स दूंगा, 2 दिन फिर आऊँगा, लोगों का फुद्दू भी लगाऊंगा, गाड़ी शाड़ी घुमाऊंगा, एक उधर विले चले में घुमाऊंगा, अपना गाड़ी शाड़ी में घुमा के लोगों को कैच करूंगा और इसको प्यार रस्ते के खाने खाना का फारिग करा दूंगा। कहता ये है फुद्दू, ऐसे मुझे ऐसे। तो उस दिन मैं अच्छा उस दिन अगर वैसे मुझे बात बताता ना तो मैं शायद यकीन ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी फिरोज खान की बात सुन ली, उसकी माँ की मैंने बात सुन ली, यार मुझे बड़ा दुख हुआ। उसकी माँ ने उसकी साबका बीवी के बारे में इस तरह कहा कि अनस तू ही करना है सारा, इन तो किसी चुगन छड़ के गई। मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या ही एक्टर है यार। अच्छा, सोशल मीडिया की लाइफ को कैसे देखते हैं? मतलब क्या ये हकीकत है या झूठ है? सब दोस्तियां भी आपको धोखा भी मिला है हर तरह से, आप समझते हैं? सोशल मीडिया, हर इंसान की 2 लाइफ्स होती हैं, एक सोशल मीडिया की लाइफ और एक रियल लाइफ। ठीक हो गया। तो सोशल मीडिया पे मोस्टली आपकी लाइफ जो होती है ना वो फेक होती है। ठीक है। अभी हम फिर किसी डिस्कस करेंगे, लेकिन बात यही है कि अपना बी रियल, डोंट बी फेक। अगर आपने कुछ क्लियर भी करना है तो सच्चाई से बात करो, ये झूठ ना करो कि ये बुलशिट ना करो। टेल द पीपल ट्रुथ कि भाई ये सच है। आपके करीबी दोस्तों के नाम बता दें। देखें जिन्हें आप अभी अपनी लिस्ट में रखते हैं करीब। देखें मैंने डकी को कभी पिक एंड चूज नहीं किया। नहीं मैं डकी की तो बात ही नहीं कर रही। वो भी मेरा दोस्त है। सारे दोस्त बताए ना, करीबी और भाई की कैटेगरी वाले और करीबी दोस्त। देखें सबसे क्लोज मेरा रजब है, मेरे जो करीब है सबसे वो रजब है, जो मेरा भाई है। ठीक है। अगर फ्यूचर में हमने कभी ऐसा देखा कि उस दिन सोशल मीडिया मैंने डिलीट कर देना, उस दिन मैं गायब हो जाऊंगा। कब्र तक साथ देने का वादा किया हुआ आप दोनों ने। हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ मैं गायब हो जाऊंगा। पक्की बात है मैं आपके। और उसके बाद अगला दोस्त आगे मेरे पास डकी दोस्त है मेरा जो मुझसे नाराज है और मैं उससे नाराज हूँ। और कोई ऐसा दोस्त जिसको आपने बस अब हमेशा के लिए छोड़ दिया हो? देखिए लोगों का साथ तो बहुत दिया है, जैसे अपना कई टिकटॉकर्स, कई यूट्यूबर्स, अपना जैसे माँ सफदर से लेकर काफ़ी लोग जिनको मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाँ। जो कि दोस्ती के काबिल नहीं थे। और बाकी कुछ अपना वो दोस्त नहीं थे, वो तो अपना बस मतलब बस लोग थे। अच्छा, कंवल और जुल्करनैन ने भी कहा एक बार कि रजब के पास जो दोस्त हैं वो बेगैरत हैं। देखिए ये अपना ना वैसे जैसे जब कंवल ने कहा ना कि दोस्त रजब के बेगैरत हैं, तो लगाने को तो मैं भी शुगर लगा सकता हूँ कि कंवल आंटी लगाया था आप लोगों ने? नहीं मैंने नहीं लगाया। उन्होंने लगाया था आपके दोस्त वगैरह? देखें उन्होंने लगाया, हाँ, मैंने नहीं लगाया। ठीक है। देखें जुल्करनैन जो है वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब जुल्करनैन ने रजब के खिलाफ वीडियो बनाई, मैंने उसको समझाया कि ये वीडियो ना बनाओ, ये फजूल है, ये तुम जो बातें कर रहे हो, मैंने इसको ये लेके दिया। जी देखें जब आप ये बात करते हैं ना, मैंने ये लेके दिया, मैंने वो लेके दिया, मैंने इसके लिए ये भी ये किया, मैंने इसके लिए ये भी किया कि मैं इसको वहाँ से परचेज करके दिया, मैंने इसको ये, इसका मतलब यह है कि आप जतला रहे हो। आपने उसको फिर कभी दोस्त माना ही नहीं। आप फिर आपका वो एक मतलब था
कि आपने जब वो निकल गया तो आप साइड पे हो तो गए। उसने जवाब नहीं किया ना, रजब वगैरह ने जब उसे आंटी कहा घर शौहर को लैदा लेके हाँ बलिया में रह रहे लेकिन हैं, हाँ उसने जवाब दिया हाँ ना फिर देखें, तो। कंवल की ये बात बहुत गलत थी। कंवल को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, हम्म, कंवल को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, हम्म, और शायद इवन के जुल्करनैन को भी पता है कि मैं, हमारी भाभी, हमारी बहन, मैं कितना पुराना उसको जानता हूँ। शुगर में लगाने के बहुत लोग आ सकता हूँ, लेकिन उसकी बात गलत थी, उसको ऐसा अल्फाज नहीं थे बोलने चाहिए। ये इसमें हकीकत कोई नहीं कि, हाँ इस बात में हकीकत है कि वो बहुत अग्रेसिव है, गली गुली देना उसका आम, उसके किसका? लिए कंवल का, वो कंवल उसकी का? रूटीन का काम है। अच्छा। हाँ कुत्ते कमीने ये पसंद है, वो ना इस तरह की वो उसकी आदत है, हर बंदे की उनको आदत होती है। लेकिन एक औरत को, वो एक बच्ची की माँ है, उसको हमेशा एक तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। और ये जो इस तरह के अल्फाज का चुनाव और हर बंदे की कंट्रोवर्सी में घुसना, हर बंदे की अम्मा अबा बनना, ठीक है, तो ये उसको नहीं करना चाहिए। उसको एक तहजीब के दायरे में रहना चाहिए और सही बात करनी चाहिए। कभी वो कुछ ना कुछ कर रही होती है, लेकिन उसको सिर्फ अपनी लिमिटेशंस तक रहना चाहिए, जो उसकी लिमिटेशंस हैं वहाँ तक रहे, उसको वो क्रॉस ना करेगी। वो जब वो किसी पे बात नहीं करेगी, उस पर बात नहीं करेगा। जब वो किसी पे बात करती है तो उसके ऊपर जब बात करेगा, जब उसके ऊपर कोई बात करता है उसको गुस्सा चढ़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप हमेशा अपनी लिमिटेशन में रहो। या तो आपके अंदर जो है ना वो थोड़ा जज्बा होना चाहिए पहचाने वाला भी, अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिमिटेशन में रहो। अच्छा नदीम, अगर डकी के साथ दोस्ती को या डकी को एक शेर में आपने एक्सप्लेन करना हो, शेर व शायरी में, तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। करें। कि अपना डक्की के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि डक्की के लिए आज भी मेरे दिल में वही जगह है जो थी। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी वो लौट आए। तो मैं उसको कहूँगा कि रोने के लिए तुझे कंधा नहीं मिलेगा, दोस्ती में मेरे जैसा अंधा नहीं मिलेगा। जा जाके अजमा ले पूरी दुनिया, जा जाके अजमा ले पूरी दुनिया, दोस्ती में तुझे मेरे जैसा बंदा नहीं मिलेगा। वाह। अच्छा नदीम, लड़कों के साथ ही सारी दोस्तियां सुनते हैं हम आपकी, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? देखिए ये थोड़ा सा पर्सनल है अपना, हर इंसान की लड़के भी दोस्त होती हैं, लड़कियां भी दोस्त होती हैं, लेकिन मैं पर्सनल पे चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करता। लेकिन लड़कियां आपसे नाराज भी हैं, एक लड़की आपसे आजकल बहुत नाराज है। मुझसे लड़की नाराज है? हाँ। ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना कि कोई लड़की नहीं, मुझसे एक नाराज लड़की है। आपसे शदीद आप नाराज है, दिखाएं। उसने बड़ा डिसप्लेयर का इजहार किया है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, अल्लाह माफ करे। आप देखें आपने क्या किया। दिखाएं मुझे। मैं लोगों को भी दिखाती हूँ। नानी वाला क्या उनका वैसे आईफोन देते रहते, मुझे तो नहीं मिला कभी। आई फेवरेट कोई टिकटॉकर? दो नंबर दिए मुझे। सिर्फ 2 नंबर। देखा, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं आप। आईफोन कह देते हैं, देते नहीं। अच्छा ये लड़की जो भी है ना, हम्म, आप इसे ढूंढ लें, अच्छा। आप अपनी ऑडियंस को बोल दें। और मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल, अपना हमारे जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो डकी, रजब, जो भी जितनी भी हमारी जो एडिटर्स हैं, जो बंदा इस लड़की को ढूंढेगा, मैं, और ये लड़की मुझे 10 रेट करेगी, मैं इसको आईफोन 17 प्रो मैक्स दूंगा। ये मैं आपके पॉडकास्ट में ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा। और उस वीडियो में आप भी होंगे जब मैं इसको दूंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स। ठीक है, और जो बंदा मुझे ढूंढेगा मैं उसको 50,000 पे कैश भी दूंगा। ठीक हो गया। अब आपने ढूंढना ही है, मैंने क्यों ढूंढना है? आप उस वीडियो में होंगी। सॉरी। ठीक है जी। ठीक हम है? ये लड़की जो है ना, हाँ ये नदीम नानी वाला से राब्ता कर ले या हमसे राब्ता कर ले, हाँ तो आपको जो है वो 17 Pro Max 17 प्रो देंगे। मैक्स नदीम नानी वाला गिफ्ट बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, एक मैंने पॉडकास्ट आपने भी देखा होगा जिसमें रजब ने कहा कि मैं बिलियनेयर हूँ इस वक्त। फिर डकी से मैंने ये सवाल किया, उसने कहा मैं चवन्नीयर हूँ। आप अपनी वर्थ बताएं, आपके पास कितने देखिए पैसे हैं? मैंने इस बारे में ना पहले भी बताया था, मैं बिलियनर का मतलब यह है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जिसके पास मोर देन 100 करोड़ हो, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो बिलियनर है। ठीक है। तो मैंने रजब की मैंने बताया था कि उसके सारे सोशल मीडिया की अर्निंग शर्निंग से रिलेटेड मैं काफ़ी चीज़ें देखता रहता हूँ, बट क्रॉस कर चुका है इस साल। ठीक है, बट इस साल क्रॉस कर चुका है। ठीक है, डक्की ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। ठीक है। डक्की ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। जिस और दिन आपने? हैं, और हम आप? तो 2020 से पहले क्रॉस कर चुके थे। जो लोग यूके में मुझे जानते हैं ना, जो मुझे देखते हैं, हाँ। उनको पता है कि हम तो 2020 से पहले ही क्रॉस कर चुके थे चीज़ों को। अच्छा, हाँ जी। इतना पैसा है आपके हाँ पास? हम तो 2020 से पहले क्रॉस, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर डकी ये क्यों कहता है कि आपने उसको गाड़ी के पैसे बड़े तोड़ तोड़ के दिए, बड़े रोल रोल के किए? आपके लिए तो 1 सेकंड की बात थी, आप उसको असल में 4-5 वो भी- करोड़ दे के फारिग कर असल देते। में उसने वो पेमेंट हमने उसको की थी यूके से, दुबई के अकाउंट में। अच्छा। वो पेमेंट हो गई थी डिले। हम्म, उसने कहा मुझे दुबई नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान में चाहिए। वो थोड़ा पैनिक में चला गया था, पता नहीं क्यों।
तो ठीक है। फिर उसको मैंने पेमेंट्स अपनी सिस्टर्स के अकाउंट्स में की थी, क्योंकि उतना पैसा अगर हमने पाकिस्तान में रख लिया ना तो हमें हमारे पास कुछ भी नहीं रहना। यहाँ पे जिसका दिल चाहे जिस अदारे का टक करके डेबिट ब्लॉक लगाते हैं और पैसा आपका गायब हो जाता है। लेकिन वजह तो बताते हैं ना, उसको छोड़े, जब आपको कोई पकड़ता है, जिस तरह वो गाड़ी वाली वीडियो हमने देखी, फिर वो कहते हैं कि जी आईडी का इसका वो जो नंबर प्लेट है वो फैंसी है, आप कानून से बालातर तो नहीं है? नहीं देखें, अपना डक्की के भी पैसों के ऊपर, उसकी यूट्यूब की इनकम के ऊपर, उसके एसपीएल के अंदर पैसों में मैंने उसको कहा था इसको भी मूव कर दो यहाँ से पैसे, उसने नहीं किए। उसके ऊपर भी डेबिट ब्लॉक लगा हुआ है 3.5 करोड़ के ऊपर। अब उसकी यूट्यूब की इनकम है 3.5 करोड़ का, उसके ऊपर डेबिट ब्लॉक अच्छा, लगा हुआ इतना है। पैसा है रजब के पास भी और आपके पास भी, क्या ये देखिए- पैसा कभी आप लोगों की दोस्ती को दुश्मनी में भी बदल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा बट के लिए और अपने लिए कि दौलत मायने नहीं रखती, दौलत मायने नहीं रखती, यार मुखलिस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है कि हम मुखलिस दोस्त हैं, भाई हैं, तो हमेशा साथ रहेंगे कब्र तक। कोई ऐसी चीज़ नहीं इंशाल्लाह ताला कि हम आप देखेंगे कि हमने लड़ाई की है। ठीक है नदीम, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, देखने वालों से? देखें, अपना मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोशिश करें, फैमिली के साथ चलें, मेहनत करें, अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते, अगर आप अकेले रह गए हैं तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि अगर हर कोई आपको छोड़ गया है, लेकिन एक ज़ात है अल्लाह ताला की जो हमेशा आपके साथ रहती है। आपने उसके पीछे खड़े हो जाना है। एक दफ़ा फेल होंगे, 2 दफ़ा फेल होंगे, 3 दफ़ा फेल होंगे, आप एक दिन कामयाब होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा फेल हुआ हूँ, मैं बहुत दफ़ा फेल हुआ हूँ। इंशाल्लाह कभी बताऊँगा आपको। मेरे पास वीडियोज़ भी पड़ी हैं मेरी पुरानी, कि जब मैं फेल हुआ, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं फिर फेल हुआ, डिप्रेशन में चला गया, मैं एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन में चला गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन आया कि मैं कामयाब हुआ। तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसे ही कामयाब होंगे। मेहनत करें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और नदीम भी वो कमेंट्स पढ़ेंगे और हम भी वो कमेंट्स पढ़ेंगे।